लेंगे। इम्पोज हाँ शुरू करो। इम्पोज Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hopefully you all are doing good. I am Isha Raza and today I'm here with Nida Zahra. She is my sister. So today's topic is about many things including marriage, relationships, the life after marriage, choosing a partner. और इसके लिए मैंने अपनी प्यारी बहन को बुलाया है जो मुझसे 16 years बड़ी हैं. Is it necessary to say every time? yes, we need to tell everyone you have experience. Take it positively, आप ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Okay, she's married. She's a mother of 3 kids. I'm single. I'm 16 years younger than her. Shut up, you. Today we are going to discuss these things from very different perspective. Like उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है. नहीं अभी इतनी नहीं गुजारी है, Like married life आपने गुजारी है. That's what I was trying to say. और I'm still in the choosing stage. So yes, how are you? Good. Everything's good? Yeah, good. Enjoying winter here. Oh yes, it's very cold. Yeah. इस साल कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो गया। इस साल I think even in Portugal नॉर्मली इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। मैं हमें पूरे इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो हर जगह जो है वो वेरी आई एग्री। इट्स गुड। मैंने बर्फ एंजॉय कर ली। मैं यहाँ पर रोज़ नहीं आती। एनीवेज, आज हम लोग अपने इस पॉडकास्ट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू मैरिज, रिलेशनशिप्स और इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, एक्सपीरियंस डिफरेंट इन चीज़ों पे। और सबसे पहले हम अपना सेगमेंट 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मैरिज की एक्सपेक्टेशंस पहले टाइम में एंड आपका जो टाइम है उसमें क्या है, उन पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो मुझे बताएं कि 20 साल पहले या जब आपका टाइम था शादी का, आपको शादी को इतना ही टाइम हो गया जितना लाइक मेरा और इनका एज डिफरेंस है। इनकी बड़ी बेटी ऑलमोस्ट 15 years की होने वाली है, ये अबाउट 15 की होने वाली है। तो 16 years पहले 2010। यस। तो हाउ वाज मैरिज एक्सपेक्टेशंस बिफोर? लाइक चॉइसेस कितनी थी आपके पास, प्रेशर कितना था, ऑप्शंस कितनी थी, अबाउट दोस थिंग्स। अच्छा, एक्सपेक्टेशन का तो ये है कि हम वो वाली जनरेशन है कि जिनके पास गैजेट्स उस तरह से है, फ़ोन नहीं उस तरह से आए थे ना, और रील्स का दौर नहीं था। वी कैन नॉट यूज़ रील्स कि अच्छा आपको पता चल जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और हम वो हैं जो फेरी टेल के चलते रहे हैं। हमारे लिए ये था कि अच्छा बचपन में हमने जो फिल्म देखी थी, जो कार्टून्स देखे थे, उसमें ये था एक शहज़ादा आता है और शहज़ादे के आने के बाद हमारी जो लाइफ है इट विल बी अ पीसफुल और वंडरफुल लाइफ है। तो हम वो वाली जनरेशन है। अनफॉर्चुनेटली जो जितनी भी यानी हम लोगों ने फेरी टेल्स देखी या इंडियन फिल्म्स उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस थी, DDLJ वगैरह, तो ये था कि उस वक्त हम लोगों के जो माइंड सेट था वो यही था। यानी उस वक्त अभी करियर ओरिएंटेशन बच्चों में, हम लोग एज यंगस्टर तो हम सोच रहे थे कि हम करियर बनाएं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो शायद उस तरह से अलाउ नहीं कर रहे थे। तो शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता था। बेशक आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ तो कर दिया था कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, जॉब करें, लेकिन फिर भी एक जो मेन फोकस था कि शादी इज़ द मेजर, यानी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट शादी है। लाइक आप पैदा हुए हैं, आपने खाना है, पीना है और शादी करनी है, दैट्स इट। या उस टाइम में यानी अभी भी कॉन्सेप्ट था। मैं 2008 2010 की बात बता रही हूँ। उस वक्त कोशिश कर रही थी जनरेशन, हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ समझाने की। इवन दो के पेरेंट्स ने लव मैरिजेस को भी अलाउ कर दिया था टिल दैट टाइम। यानी मैं सम ऑफ द फैमिली, इवन हमारी फैमिली में इट्स वेरी इजी। यानी मैं अकेली हूँ जिसने अरेंज मैरिज, बाकी एवरीवन सबकी थी, यानी सबने लव मैरिज की थी।
तो एक्सपेक्टेशन का तो मेरा नहीं ख्याल कोई ख़ास वो क्राइटेरिया था, बस ये था कि लड़का जो जॉब करता हो, पढ़ा लिखा हो, ये उस वक्त एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे टाइम में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो गया था कि पहले हम लोग जिस टाइम में, यानी मेरी जिस टाइम में शादी हो रही थी, उस वक्त ये था कि चलो यार, जितनी मैं पढ़ी लिखी हूँ या जितनी मैं ग्रूम्ड हूँ, कम से कम लड़का उतना ग्रूम्ड हो, इतनी एक्सपेक्टेशन थी, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्रेशर उस वक्त भी था। इवन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन करनी पड़ी क्योंकि छोटी बहन की पहले होगी, लव मैरिज की थी उसने, तो उसका पहले निकाह हो गया, तो मुझे करना पड़ा क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है कि बड़ी बेटी की नहीं, छोटी बेटी की उस टाइम में तो स्पेशली या वो, यानी मुझे यूँ समझ लें कि ज़बरदस्ती कहा गया कि नहीं नहीं, अब चूंकि उसने कर लिया तो मेरा करना वाजिब है। मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो ये प्रेशर तो उस वक्त भी था। फिर एजुकेशन का बड़ा प्रेशर था क्योंकि हम बहनें ज़्यादा थी, भाई एक ही था, तो यूनिवर्सिटी वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह जितने भी थे, तो ये कहते थे कि जब हमारे ख़ानदान वाले इवन कहते थे कि जब बेटियों ने पराए घर जाना है तो वाई यू आर स्पेंडिंग ऑन देम, देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड ऑन देम ना। तो जब यानी ये शादी का ये क्राइटेरिया था हमारे टाइम पे। अभी मैं हमें चीज़ें चेंज हो गई, ये तो आप बताओगे ना कि आप लोगों की जनरेशन क्या सोचती है, लेकिन मैं बहुत चेंज हो गया है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है अब एक्सपेक्टेशंस, पहले एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी, अब एक्सपेक्टेशंस ऑन द टॉप हैं। लाइक कुछ अच्छा, ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमारी एक्सपेक्टेशन मोर जो थी वो मटेरियलिज्म के बजाय रोमांटिसाइज ज़्यादा थी। यानी हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो हमारे लिए गुलाब लाए रोज़, हम रूठें तो गाने चला कर मनाए, यानी वी वर लाइक इन फैंटेसी, हम लोग फैंटेसाइज। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अभी का देखूं, लाइक सोशल मीडिया, मेरे दोस्त या मैं खुद भी देखूं, तो दैट थिंग इज स्टिल देयर। बट उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बहुत पॉजिटिव थी कुछ हद तक, आई थिंक अब वो हमारी जनरेशन में वो एक्सपेक्टेशंस हैं। और शायद आई थिंक सो यही वजह है कि जो पुरानी जनरेशन हैं वो हमारी जनरेशन को कुछ लाइक कि आपकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई है, बहुत एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद आप लोगों के टाइम में नॉर्मलाइज कर दी जाती थी, और अब हम एज अ जनरेशन उसको नॉर्मलाइज करना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो वाकई हो गया है। हम लोग अभी ये तो तो उस कुछ भी हिसाब हो से जाए देखा तो जाए तो हमारी normal है। एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस आर लाइक बेसिक्स। सो या, और एक्सपेक्टेशन की वजह से ही जो है वो शादी भी लेट होना शुरू हो गई है, यानी वो वाला टाइम है। Yes. पहले बहुत आसान होता था पेरेंट्स के लिए भी चूज़ करना, बच्चों के लिए। अब पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है, ये सिर्फ ये नहीं कि जनरेशन की नहीं, बच्चों की हाई हो गई है। पेरेंट्स भी अब जो है वो वाले पेरेंट्स नहीं रहे जो हमारे टाइम पे हुआ कर, जो कहते थे बस हमने शराफत देखनी है एंड दैट्स ऑल। बट आई थिंक कुछ हिसाब से देखा जाए तो ये फिर भी अच्छा होता है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं उसको हम, लाइक अगर मैं अभी का देखूं तो कुछ डिस्कशंस इमोशंस पे होती है। क्या उस टाइम में भी ऐसा था कि इमोशंस पे कोई डिस्कशन होती थी अबाउट बिफोर मैरिज, चूजिंग द पार्टनर एंड थिंग्स लाइक दैट? अच्छा, अगर शादी से पहले जो, यानी मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है मैं उसका लव मैरिज का, लेकिन मैं ज़्यादा देखा फैमिली में, तो जो लव मैरिजेस कर रहे थे शायद उनके दरमियान तो होती होंगी, डेफिनेटली दे हैव एक्सपेक्टेशन, वो आपस में डिस्कस करते होंगे। लेकिन चूँकि मेरा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझे नहीं, हमारी कभी इमोशनल उस पर शादी से पहले बात नहीं हुई। शादी के बाद हो सकता है हुई हो, यानी शादी के बाद तो डिफरेंट हो जाता है ना, सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हो सकता है लव मैरिज वालों की होती है, डेफिनेटली दे हैव एक्सपेक्टेशन। बट एज एन अरेंज मैरिज अगर आप सोचें, क्योंकि उस टाइम पे तो अगर हम अपनी फैमिली को देखें, हमारी फैमिली आई थिंक सो उस टाइम पे अरेंज मैरिज में तो ये होता है ना कि आप के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू गो ऑन। ठीक है, आपके पास होता है यू हैव दिस थिंग एंड यू हैव टू गो विद दिस, यू विल हैव टू चूज दिस और दैट। नहीं, चूज का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, अरेंज में तो चूज का ऑप्शन ही नहीं है, आपको मिल गया, आपने इसी के साथ। बट लाइक बिफोर मैरिज, लाइक जब रिश्ते वगैरह आते हैं, डिस्कशंस होती हैं इन दैट वे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी। अच्छा देखो, शादी का ये है कि आप, मुझे लगता है आप लव करो या अरेंज करो, आप जब तक एक घर में एक छत के नीचे कुछ सर्कमस्टांसिस में एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या होगा।
आप जितनी भी कोशिश कर लो किसी बंदे को जानने की, मेरा नहीं ख्याल कि आप 100% उस बंदे को जान सकते आई हो। एग्री, बट यू नो कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी ड्रामा प्रॉपर्ली नहीं देखा, बट उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, कफील ड्रामा, आपने उसके बारे में सुना होगा। हाँ, मैं सबा उसमें कमर का, सबा नो कमर, नो नो नॉट सबा कमर, यस, सवेरा सवेरा आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, लेकिन उसका ही है। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है उसको, शादी से पहले उसने एग्री इसी बात पे किया था कि सनम नाम है उसका। ओह यस सनम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने I'm really sorry, सनम। आई लाइक दिस एक्टर क्योंकि जिंदगी गुजार I also love शी this वाज actor, वंडरफुल, लेकिन कम करती है तो इस वजह से नाम उसका Yes. इतना मुझे आसान वैसे से याद नहीं, नहीं वैसे भी होता। नाम में अच्छी She's a नहीं हूँ। wonderful actor। तो उसमें उन्होंने यही चीज़ दिखाई है कि उसको तस्वीर किसी और लड़के की दिखाई थी, उसने उसकी जैसे हाँ कर दी थी, बट क्योंकि वो ड्रामा बैक टाइम का है, तो उसकी जब शादी हुई थी ऑन दैट डे शी रियलाइज कि उसकी जैसे शादी हो रही है वो तो कोई और है। सो इन दिस वे ये तो फिर ज्यादा 80s का ड्रामा हो गया ना, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था, यानी देखने वाला तो प्रॉब्लम नहीं था कि तस्वीर दिखाई और ये हो गया, ये वाली चीज़ इतनी वो नहीं थी। लेकिन हाँ देखो, इश्यूज तो मेरे ख्याल में अभी भी हैं ऐसे, यानी हम अगर बैकवर्ड एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही अभी भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कि हाँ एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है, मटेरियलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले यानी मटेरियलिस्टिक नहीं थी हमारी जो, यानी मैं अगर 2010 से पहले का टाइम तो इतना मटेरियलिज्म नहीं था। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, लड़के के पास गाड़ी हो, इवन लड़के खुद भी चाहते हैं हमारे पास गाड़ी हो, घर हो, तब हम शादी करेंगे। यानी अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं पहले की निस्बत। पहले एक साइड से एक्सपेक्टेशंस होती थी, अब दोनों साइड से एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ। पहले ज़्यादा जहेज का कॉन्सेप्ट होता था कि लड़की आएगी तो घर में कुछ ना कुछ। अच्छा एक और भी चीज़ था ना, आने लगी। एक और भी था, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हस्बैंड और वाइफ वो दोनों इकट्ठे ग्रो करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, और उसकी वजह जो है हमारे जो सोसाइटी है उसने थोड़ी सी चीज़ों को ट्विस्ट किया है, और उसमें फैमिलीज़ का भी रोल है, उसमें लड़कों का रोल है, उसमें भी ये है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा कैपेबल हो गई हैं, यानी वो जो एक मर्द की अथॉरिटी थी वो कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर अब जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप देखें पाकिस्तान में भी, इवन अफ्रीका में आपको पता है कि लड़कियां ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं मर्दों को, फाइनेंशियल उसकी वजह से। तो एक यानी एक यूरोप में तो, वेस्ट में तो कल्चर ही अलग है ना, हम वेस्ट को तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। आप एशिया या अफ्रीका का कल्चर देखें तो शादी क्यों करती है कोई औरत? तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि उसे कफील मिल रहा है, जो अभी ड्रामे में बात हो रही है, मेन जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना औरत को जो चाहिए, वरना 2 वक्त की रोटी तो अपने बाप के घर भी खा रही है, भाई भी खिला देगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल जिम्मेदारी जो है मर्द के ऊपर होती है, जो सबसे मेजर एक पार्ट है वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी का। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं कि औरत जब बाहर जाए तो उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, यानी सेफ प्रोटेक्टिव माहौल मिले, वो सब चीज़ें लैक कर रहे हैं मर्द। इसमें कुछ ख़वातीन की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई हैं, और कुछ जो मर्द हैं, एक ऑर्डर ऐसा बन गया हमारी दुनिया का कि मर्द उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर पा रहे। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये हो रहा है इसमें, यानी मर्दों को आप कसूरवार भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी ग्रूमिंग अभी उस तरह से नहीं, औरत को आपने ज़्यादा एडवांस कर दिया है, अब मर्द अभी भी वहीं पर है। मर्द के लिए ग्रूमिंग के आपने चांसेस नहीं रखे, फिर मर्द में एक रिजिडनेस है, वो रिजिडनेस उसको टाइम लेगी चेंज करने में, इतनी जल्दी मर्द जो है वो चेंज नहीं होगा। बट जब आप कहती हैं कि मर्द को चांसेस नहीं दिए, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय दैट? लाइक किसने चांसेस नहीं दिए? चांसेस देखें, हमारी सोसाइटी ने नहीं दिए चांसेस। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है माँ का है, बहन का है, दादी का है, फूफी का है, यानी ये रिश्ते जो होते हैं। अभी भी हमारे घरों में मर्दों को, औरतों को, लड़कियों को तो बड़ा समझाया जाता है, लेकिन मर्दों की ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो रही। यानी अभी तो बाकायदा रील्स बनने लगी हैं ना कि हमारे ज़माने में जो बाप होता था वो बड़े हार्ड वर्किंग होते थे और बड़े होते थे। अभी लड़कों से आपने सॉफ्टनेस, लड़कियों से आपने सॉफ्टनेस निकाल दी है, यानी लड़की ने बल्ब नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, मैं खुद पर्सनली अपने सारे काम खुद करती हूँ, लेकिन हमारे सिचुएशन सिनेरियोज ऐसे हो गए हैं। आपने मर्द को फाइनेंशियली, पहले मर्द क्या करता था, सुबह जाता था 4-5 बजे वापस आ जाता था। अभी मर्द ने सिर्फ और सिर्फ खाना और छत नहीं प्रोवाइड करनी ना, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है, आपको ब्रांड का सूट प्रोवाइड करना है, आपको ब्रांडेड ज्वेलरी प्रोवाइड करनी है, आपको हर फंक्शन के लिए एक ब्रांडेड सूट देना है। तो आपने मर्द को फाइनेंशियली इतना दबा दिया है कि वो मर्द जो है वो अपनी असल जो उसकी ज़रूरत, उसने घर में वक्त देना है वो नहीं दे पा रहा, वो सिर्फ फाइनेंशियल उसके लिए एक लदा हुआ है कि मैं कमाऊँ।
और कमाकर भी वो इनफ नहीं कमा पा रहा, क्यों? क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है माइंड की वो इतनी नहीं है। यानी हर मर्द जो है वो इंजीनियर नहीं है, अच्छा इंजीनियर नहीं बन रहा। यानी कितना परसेंट मर्द है, अभी भी आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में चले जाएं पाकिस्तान में, वेस्ट में, कहीं पर भी, एक तो औरतों की तादाद वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है दुनिया में, और दूसरा आप हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में जाकर देखें, औरत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पढ़ाई में और हर चीज़ में। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं कि मर्द क्यों पीछे है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं हमारी सोसाइटी में, और मुझे लगता है कि इसकी वजह इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ुद लड़कों को भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि आगे कैसी चीज़ें वो लेकर चलेंगे। I agree with that. आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको क्या लगता है कि अभी यानी अगर आप अपने लिए कुछ चूज़ करती हो लड़का, तो आप क्या देखोगी उसमें, क्या चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये पॉइंट्स हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसके बगैर मैं एक लाइफ पार्टनर नहीं चूज़ कर सकती? टू बी ऑनेस्ट ये बहुत एक वास्ट क्वेश्चन है। इसे बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मैं आज बताने बैठूं तो इट विल टेक लाइक आवर्स। नहीं, वो तो सारी ज़िंदगी भी लग सकती है, लेकिन कुछ होती है ना खास चीज़ें जिस पे आप कहते हो यार आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दीज 3 or 4 थिंग्स। रिलेशनशिप्स आई गेस, आपका आपकी फैमिली के साथ एक बंदे का किस तरह का रिलेशन है। बिकॉज अगर मैं अपना पर्सनली देखूं तो मेरा फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हम फैमिली मेम्बर्स बहुत क्लोज़ हैं। हमारी बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, डिस्कशंस भी होती हैं, हेल्दी भी नॉन हेल्दी भी ऑब्वियसली हर फैमिली में होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी फैमिली बहुत क्लोज है, लाइक बहुत बॉन्डेड है। तो कोई एक ऐसा शख्स जो फैमिली से बॉन्डिंग ना हो, उसकी अपनी फैमिली से बॉन्डिंग ना हो, तो वो पर्सनली कभी भी मुझे मेरी फैमिली से बॉन्डिंग नहीं करने देगा, या उसकी अपनी फैमिली बनेगी तो उसमें बॉन्डिंग नहीं करेगा। अच्छा, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को ऐड करती हूँ। अब ये होता है जब अनएक्सपीरियंस पर्सन एक्सपीरियंस पर See, that's why I'm doing this. अब मैं आपको एक और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो लड़का अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड है, बॉन्ड है, ठीक है, बहुत अच्छा बॉन्ड है उसका अपनी फैमिली के साथ, वो लड़का जो है अपनी बीवी के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी फैमिली का बॉन्ड जो है बीवी को बॉन्ड बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा बीवी के साथ उसका बॉन्ड। वो जो मम्माज बॉय वाला एक फैक्टर है, यानी कम्प्लीटली मम्माज बॉय नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि यार मैं एक अच्छा बेटा रहा हूँ, ये ना हो कि मैं बीवी को टाइम अच्छा दे दूँ तो मैं अच्छा बेटे का अपना जो रोल है वो ख़त्म हो बट जाए। आई थिंक इसमें तो हमारी सोसाइटी का ज़्यादा कसूर है ना। लाइक हमारे यहाँ देखो सोसाइटी तो है, लेकिन मैं वही आपको बात की ना कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस क्रिएट करना, और ये उसे सिखाया ही नहीं जा रहा बचपन तो से। यही तो चीज़ है ना, हम लोगों के यहाँ सोसाइटी पे असल में काम होने की बहुत ज़रूरत है। लोगों को सोचना चाहिए कि आप बेटियों को सिखा रहे हैं, सबसे पहले बेटे को बजट बनाना सिखाना चाहिए। बेटे हमारे यहाँ बेटियों को तो सिखाया जाता है बेटे आपने ख्वाहिशारी से चलना है, आपने सब्र, अब खैर ये भी कम हो गया है। बेटे को कभी किसी माँ ने या बाप ने बिठा के बजट सिखाया है कि बेटे आटे का इतना रेट है, तुम्हारे पास अगर 1000 रुपये हो तो तुमने इस 1000 रुपये को कैसे यूटिलाइज़ करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, लड़के 80-80 साल 40-40 साल के हो गए हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हुए, लड़के इंडिपेंडेंट ही नहीं। आई एग्री, मैंने बहुत सी पोस्ट देखी लाइक इन अ फन वे देखी हैं, बट लाइक न्यूली मैरिड कपल जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को भेजी ये सब्जी ले आओ, एंड ही इज़ कन्फ्यूज, आइदर वो एक टमाटर उठा के ले आएगा या वो 10 किलो का कोई सब्जी की वो चीज़ ले आएगा। है ना, यानी अब लड़की को भी नहीं पता, बहुत सी लड़कियों को भी नहीं पता, इवन मुझे नहीं पता था शादी जब मेरी हुई है उसको, मैंने शायद एक लंबा अरसा कुकिंग नहीं की थी, मैं वर्किंग वूमन, तो मेरे पास नहीं था एक्सपीरियंस कुकिंग का। लेकिन लड़कों में रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए फिर कि अच्छा मैं गलत सब्जी ले आऊँ तो ही कैन से सॉरी टू हर वाइफ, वो समझे, लर्न करने की कोशिश करे। लड़के रिजिड हो जाते हैं क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी की जाती है कि तुमने बीवी के सामने अपनी मिस्टेक नहीं माननी। आई थिंक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ हद तक हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ हद तक चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ तक अच्छी बात है, आने चाहिए। जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ जो मैरिड फ्रेंड्स हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू भी जिन लोगों को मैं जानती हूँ, उसमें बहुत से चेंजेस आ रहे हैं इस चीज़ में। हाँ डेफिनेटली आने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी थे। ये मैं तो अपनी जनरेशन की बात करी ना, अभी तो न्यू जनरेशन काफ़ी वो बोल्ड है और मोल्ड हो रही है चीज़ों को, अपने अंडरस्टैंड भी कर रही है। आई थिंक वही वाली बात, क्योंकि ये चेंजेस आ रहे हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, और शादियों की लाइक रेट भी कम हो रहे हैं, लाइक शादी कम हो रही है, लोग टाइम ले रहे हैं, लाइक लोग टाइम ले रहे हैं अपना पार्टनर पसंद करने में। कुछ हद तक ये चीज़ अच्छी भी है अगर मैं देखूँ तो,
बट कुछ हद तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, yes. इजी नहीं है, यानी competition बहुत difficult हो जाता है, yes. कंपटीशन बहुत हो गया है, और एज डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फर्टिलिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं, यानी Yes, सब like बहुत से इश्यूज आ जाते हैं, यानी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, बहुत इमोशनल ग्रोथ, इसके अलावा फाइनेंशियल, फिर बच्चों से रिलेटेड, लाइक बहुत से इश्यूज आ रहे हैं इस वजह से। अब आपको सोचे ना, एक हम लोग, यानी मेरी जब शादी हुई आई वाज 20, तो मैं 21 ईयर में मेरी बेटी थी गोद में, तो अभी मेरी बेटी जवान हो रही है, तो यानी आई एम इन द मिडल एज, मैं यानी ओल्ड एज में नहीं हूँ, लेकिन अब जब शादी 30 या 35 प्लस या 40 में होगी, तो डेफिनेटली फिर आप देखिए कि उस बच्चे के, उस बंदे के या लड़की के जब तक बच्चे जवान होंगे, तो शी विल बी सो ओल्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली, यानी अब मुझे इस एज में आके मुझे अपने पेरेंट्स को, यानी और डैडी की डेथ हुई है, तो उस पर हमें यानी इस एज में जाके डैडी को देखना पड़ा। तो आप देखो कि आपके बच्चे अभी बहुत अर्ली एजेस में हों और पेरेंट्स जो हैं वो बीमार हो जाएं, बच्चे कैसे पेरेंट्स को संभालेंगे? हमारे एशिया में तो फिजिशियन वगैरह भी नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि बेटर होनी चाहिए। बहर आपको क्या लगता है मेरी एज इस वक्त नॉर्मल है फॉर नॉट गेटिंग मैरिड? देखो, मैं अपनी ना एक दो दोस्त से भी हैं जिन्होंने लेट शादी हुई थी, तो मैं उन्हें एक बात कहती थी कि शादी हो जानी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी गधे से कर दी जाए। ठीक है, यानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, शादी इम्पोर्टेंट पार्ट है ज़िंदगी का, लेकिन इतना यानी पागल नहीं होना चाहिए किसी को, जो पहला लड़का या जो आपको, यानी आप पागल हो जाए कि बस जो मिल गया शुक्र है, नहीं, ऐसा नहीं। दिस इज फॉर ऑल द पीपल जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपनी शादी के। मेरी बड़ी बहन से एडवाइस लें। आपकी बड़ी बहन नहीं है, शायद आपको समझाने वाली है भी, तो वो नहीं समझा पा रही, तो आप मेरी बड़ी बहन की एडवाइस सुनें। नहीं, शादी वाकई बहुत ज़रूरी है, आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती है, अल्लाह ने बनाया ऐसा ना, इंसान को फितरतन ऐसा बनाया हुआ है। मुश्किल भी होता है, यानी आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे होते हैं, कपल्स होते हैं, आई एग्री, आई एग्री। और मेरी ऑलमोस्ट सारी फ्रेंड्स, नॉट सारी बट कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कुछ के माशाल्लाह 3-3 4-4 बच्चे हैं। मेरा जितना भी बैच था मेरे कॉलेज का, वो सब शादी कर चुके हैं, उनके सबके निकाह, शादी, मंगनी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो गया है। तो समटाइम्स देख के मुझे अजीब भी लगता है, बट आई थिंक पर्सनली ये भी प्रेशर होता है, पता है? यस, आई नो आप, अब मैं अपनी बात कर लूँ, यानी मेरे बड़े भाई बहन, छोटी बहन, यानी सबकी लव मैरिज, तो आपके सब सराउंडिंग में लव मैरिजेस कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर आता है। इवन स्टिल मेरे ऊपर अभी भी प्रेशर है। मेरे घर वाले कहते हैं यू हैव टू डू लव मैरिज, लाइक तुम्हें अपना हमारा घर का ट्रेडिशन आगे लेके चलना है। एनीवेज, एनीथिंग एल्स जो आप इस सेगमेंट में ऐड करना चाहें? इफ नॉट विल कंटिन्यू। नहीं, यही है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, लेकिन शादी जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, और एक सीरियस कमिटमेंट है, जोक नहीं है, तो सोच समझ के डिसीजन। इसकी रीजनिंग हम नेक्स्ट सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। शादी से पहले यू थिंक कि ये चीज़ हो जाएगी, हमारी शादी होगी तो ऐसे हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे, या इस तरह का बंदा मिल जाएगा, फिर ये शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, इतने साल बाद बच्चे हो जाएंगे, इतने साल बाद हम ये कर लेंगे घर, लाइक इस तरह की एक्सपेक्टेशंस एज अ सिंगल पर्सन मेरे जहन में आती हैं। सो एज अ पर्सन जो इन चीज़ों से गुजर चुका है, व्हाट इज़ द रियलिटी? अच्छा, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज के वैसे ज़्यादातर लव मैरिजेस हो रही हैं, तो मेरे वाले केसेस कम होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ होती है जो आपकी मिस होती है अरेंज मैरिज में, वो है कि आप अरेंज मैरिज में आपको शादी के बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है, जो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी। अच्छी चीज़ इसलिए है कि आप दोनों एक ही जगह होते हो, आप मुसलसल इकट्ठे रह रहे होते हो, और यू श्योर कि भाई हम अब रिलेशनशिप में हैं, यानी हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। बुरा इसलिए होता है कि हमारा जिस तरह की सोसाइटी है ना, आपको टाइम नहीं मिलता। आप यानी आपकी शादी हुई है, शादी के बाद आप दोनों यानी एज अ हस्बैंड वाइफ जो है, आपको इतना डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता, हम फ्यूचर में क्या करेंगे। बहुत कम हस्बैंड वाइफ होते हैं जो फ्यूचर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एज अ लव बर्ड्स बात कर रहे होते हो ना, तो उसमें आप अपना फ्यूचर भी डिस्कस कर रहे होते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कर रहे होते हो। अरेंज मैरिज में ये चीज़ लैक करती है थोड़ी सी, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होती हैं, यानी डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये मेरा पार्टनर है, फ्यूचर में तो इसे ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ है इसको ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड ऐसे, लेकिन एक कमिटमेंट नहीं होती उस एक्सपेक्टेशन में, यानी आप एक ब्लाइंड एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होते हो।
लेकिन जब आपकी लव मैरिजेस होती है डेफिनेटली आप लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया होता है, वो आप हार्ट ब्रोकन भी होते हो जब आपका पार्टनर जो है वो नहीं फॉलो करता उन चीज़ों को जो प्रोमिस की होते हैं लव मैरिजेस में। लेकिन भाई ये हैं, ये फैक्टर्स हैं, इन चीज़ दोनों एक्सपेक्ट हमें मद्देनज़र रखने चाहिए लव मैरिजेस में भी और अरेंज मैरिज में भी। और सवाल क्या था? लव लाइक सवाल था लव बिफोर मैरिज एंड आफ्टर लाइक अच्छा देखो, व्हाट इज लव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव बिफोर मैरिज एंड अच्छा आफ्टर मैरिज? मेरी एक बात याद रखें, लव जो होता है, अफेक्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है। हमारे यहाँ अफेक्शन को लव कहा जाता है, लव तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। हम लोगों को शायद ये लव बस एक, हमने बहुत मोहब्बत को हमने बहुत आम सी चीज़ समझ लिया। मोहब्बत बहुत बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मोहब्बत में ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होती है। मोहब्बत वो बंदा कर ही नहीं सकता जो अपने महबूब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। तो मुझे लगता है कि आप मोहब्बत को, उनसियत को एक अलग सेंस होती है वो चीज़ें, और फिर कुछ चीज़ें आदत भी बन जाती हैं आपकी ना। तो हम लोग आदत को भी लव कह देते हैं कि हमें इस बंदे के साथ रह रहे हैं, इतने अरसे से हमें आदत हो गई है एक बंदे के साथ। यानी चाहे हम, आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं और कहते हैं हमें इस बंदे से मोहब्बत है। वो मोहब्बत नहीं होती, बेसिकली वो आदत बन गई होती है आपकी। मोहब्बत बहुत मुख्तलिफ चीज़ है, पर ये तो खैर एक अलग ही टॉपिक हो जाए ना, मोहब्बत है क्या असल में। तो लेकिन ये कि हमें अफेक्शन जो होती है, अफेक्शन चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, एक ख़ास टाइम तक रहती है। उसके बाद जब आप एज अ हस्बैंड वाइफ आते हो ना रिलेशनशिप में, तब क्या होता है कि तब औरत की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, मर्द सेटिस्फाइड हो जाता है, अच्छा इस औरत से मैंने शादी की है, ये मेरा टारगेट और एक किस्म का गोल था, ये मैंने अचीव कर लिया। अच्छा, औरत के लिए वहाँ से लाइफ शुरू हो रही होती है जहाँ से मर्द की ख़त्म हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक मेंटल, थोड़ा सा एक ट्रॉमा होता है औरत के लिए भी। वो समझती है कि यार अब तो बस हो गया जो होना था। हाँ, दिस इज एवरीथिंग। अच्छा, फिर एक और है कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा है कि औरत चाह रही है कि उसका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल भी हो और वो शाहरुख खान की तरह रोमांटिक भी हो। अच्छा, आई डोंट माइंड शाहरुख खान रोमांटिक एट ऑल। चले, आजकल की जनरेशन का कोई हीरो कौन सा, रणबीर कपूर? नहीं, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास हो गया यार, पाकिस्तानी हमारे हीरो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, हम फैसल कुरैशी वाले लोग हैं। तो बहरहाल यानी अभी जो जनरेशन है, ये जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन ये कि हस्बैंड वाइफ की जो शादी के बाद ज़िंदगी है बहुत डिफरेंट हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। पहले वही लड़का जो कह रहा होता है, मेरी अपनी माँ बहन को बोल रहा होता है खबरदार इस लड़की के बारे में कुछ कहा, लेकिन जब शादी होती है तो उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है। बेशक उस बैलेंस में वो बैलेंस तबाह कर देता है, लेकिन ये कि उसको ज़ाहिर देखना होता है कि यार मेरी माँ को कुछ ना कहा जाए, मैं लव मैरिज करके जिस लड़की को लेके आया हूँ वो लड़की रिस्पेक्ट दे मेरे पेरेंट्स को। या तो एक्सट्रीम पे चला जाता है या फिर वो ये होता है कि जी माँ बाप ज़्यादा दलील हो जाते हैं। तो ये बैलेंस लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम अगर कहें कि जी लड़कों के लिए बहुत ईजी है, तो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। यानी जो चीज़ उन्हें सिखाई नहीं जा रही वो बेचारे वो करने पे मजबूर है। हाँ, बस लड़कों की एडवोकेट भी है। हाँ, नहीं मेरा अपना बेटा है ना, नहीं मैं उस काम करना चाहिए, माओं को बहुत काम करना चाहिए बेटों पे। आप अपने बेटों को बजट बनाना सिखाएं, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उन्हें घर के काम करना सिखाएं, उनको बताएं कि एज अ मर्द उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो एक औरत के साथ कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो बीवी है, चाहे बहन है, चाहे माँ है। और बेटियों को भी समझाएं कि घर में जब भाई या बाप होता है तो उसकी क्या रिस्पेक्ट होती है। दोनों को मेरे ख्याल में लेवल करके चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेटी को सब कुछ सिखा दें, बेटे को ना सिखाएं, या बेटे को सिखा दें, बेटी को कुछ ना सिखाएं। तो दोनों को उनकी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए कि क्या है। एटलीस्ट आई थिंक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, खाना बनाना, लाइक चीजें ये तो मतलब आज के दौर में नॉर्मल। अब हमारे दौर में तो इट्स वेरी नॉर्मल। आई हैव सीन मैनी पीपल जो स्पेशली यूरोप में, क्योंकि मैं खुद यूरोप में रहती हूँ, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड्स हैं लोगों के, वो ज़्यादातर कुकिंग, एटलीस्ट बेसिक कुकिंग कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और आजकल हर चीज़ ऑटोमेटिक है, तो वो दौर भी नहीं रह गया कि आपने सिलबट्टा लेके जो है वो लहसुन पीसना। अब सब कुछ ब्लेंडर है। इवन यहाँ यूरोप में तो हमें सब कुछ मिल जाता है। लहसुन मिल जाता है, लहसुन अदरक की पेस्ट मिल जाती है, टमाटर की पेस्ट मिल जाती है, दही आराम से मिल जाती है। अब तो वो दौर ही नहीं रह गया ना कि हम कहें कि बड़ा डिफ़िकल्ट लाइफ है। तो मेरा नहीं ख्याल अब इतनी चीज़, अब तो इट्स वेरी इजी टू वर्क। चलो ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है
आई थिंक हमारी इस बारे में बहुत डिस्कशन हो चुकी है, बट स्टिल कोई ऐसी चीज़ जो शादी के बारे में हो जो कोई आपको नहीं बताता, नो वन टेल्स यू अबाउट दैट, समथिंग जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। शादी के बारे में कोई भी नहीं बताता, मतलब लाइक कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रियलिटी, बिटर ट्रूथ, समथिंग लाइक दैट। इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग टू, जहाँ वो कोई नहीं बताता, जो आपने मुझे भी ना बताया हो कभी, कोई ऐसी चीज़ हो that you have to think about or you have to be ready about. अच्छा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि शादी के बाद जो सबसे बड़ा एक ट्रॉमा होता है लड़की के लिए, वो अपनी फैमिली छोड़ के एक नए घर में जाती है। और वो घर जो है वो बिल्कुल एक नया घर है, नई फैमिली है, एक नया इंसान जिसके साथ शायद फ़ोन पे बात हो भी रही हो उसकी। तो आप देखें कि हम अपनी बेटियों को ना कभी किसी टैक्सी वाले के पास भी साथ भी भेजते हैं ना, तो हम फ़ोन पे डिस्कशन करें तो बेटे कहाँ हो, कैसी हो, कब। Yes. तो वो एक बहुत बिटर ट्रूथ है। और यानी कहना बड़ा आसान है कि जी यानी खुदा ने सिस्टम बनाया हुआ है और ये चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि नया सिस्टम है ये, लेकिन ये कि ये एक बहुत ज़्यादा यानी एक शॉकिंग चीज़ होती है किसी भी लड़की के लिए कि यानी वो माँ बाप जो अपनी बेटी को अकेले कहीं जाने के लिए भी 1000 दफ़ा सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को इस घर में भेजें या ना भेजें, वो अपनी बेटी को एक नए घर में भेज देते हैं, एक नया कमरा, एक नया यानी सेटअप। तो वो चीज़ लड़की को हर्ट करती है और लड़की बहुत ज़्यादा उस वक्त जो उसका मेंटल स्टेट होता है, चाहे वो जितनी भी खुश हो शादी से, उसकी पूरे के पूरे मेंटली फिज़िकली वो शेक्ड हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो जब भी कोई लड़की शादी करे उस बात को माइंड में ज़रूर रखे कि ये उसे इस ट्रॉमा से गुजरना है। और ये ट्रॉमा हम लोग नॉर्मल समझते हैं, ये नॉर्मल ट्रॉमा नहीं है। टाइम लगता है सोने की आदत को, बिस्तर को। इवन मैं अपना बताऊँ, हमारे घर में कॉटन की बेडशीट बिछती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम था, मैं एलर्जी है। तो मेरे जो इन लॉज थे वो वूल की बेडशीट्स नहीं होती जो हल्की सी, वो यूज़ करती। यानी इट वॉज अ फार, यानी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इट वॉज फॉर मी न्यू, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पहली रात उस बेडशीट पे सोना, यानी बहुत, कि मेरे फ़ौरन रैशेस वगैरह हो जाते हैं, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं नहीं वूल की बेडशीट पे सो सकती। तो बहुत सी चीज़ें हैं, यानी बहुत छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें कि आपके घर में सोने का अलग कल्चर है, वहाँ पे अलग है, बात करने का कल्चर अलग है, उठने का, पीने का, खाने का। और आपको 24/7 जो है कैमरे के ज़रिए, कैमरा ही होता है ना, लोगों की आंखें कैमरा होती हैं, चाहे सास है चाहे नंद है, यानी आप बीइंग वॉच्ड हो हर वक्त। अच्छा, ये लड़कों के साथ नहीं होता। लड़कों की प्रॉब्लम्स अलग तरह की हैं, लेकिन बहरहाल लड़की के लिए, लड़की को मेंटली इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और ये शौक लगता है लोगों को, लड़कियों को लगता है, अभी तक लगता है, और वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर, मुझे नहीं पता अब हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन ये चीज़ है जो मेरे ख्याल में प्रिपेयर हर लड़की को मेंटली होना चाहिए इस चीज़ के अरे लिए। हम सबको, लाइक इवन लड़कियों को लड़कों को दोनों को इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बिकॉज काम ना भी करना, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। या दैट्स द थिंग ना, कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए पर्सनली देखूँ, कोई ऐसी चीज़, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें मिस हो सकती हैं, बट कोई ऐसी चीज़ जो मुझे मालूम है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, या मेरे लिए वो शायद चीज़ डिफरेंट हो सकती है, तो एज अ गर्ल आई थिंक मुझे वो चीज़ डिस्कस करनी हो चाहिए पहले से। हाँ, यू कैन इफ यू वांट, लेकिन ये कि मेंटली प्रिपेयर रहें। बाद वक़्त आप 1000 डिस्कशंस करने के बाद भी कोई एक बहुत सी छोटी सी चीज़ें, डिस्कशन yes, होती yes, है जो yes. आपके ज़हन से निकल जाती है। यानी आप राइट साइड पे सोती हो या लेफ्ट साइड पे सोती हो, Yes. ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हर किसी की डिफरेंट नेचर होती है। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम ये होता है कि लाइट, एक पार्टनर जो लाइट ऑन करके Oh, सोने का yes. आदी है, दूसरा लाइट ऑफ करके सोने का आदी है। आई एग्री विद दैट। हाँ, कुछ पार्टनर्स के ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक पार्टनर को ब्लैंकेट, ये हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है कि दो पार्टनर्स हैं तो वो अलग अलग ब्लैंकेट में सोएं, लेकिन ये समटाइम ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक पार्टनर मेसी होता है और एक जो होता है वो अच्छा, इस थोड़ा बारे में बहुत सी मैंने रील्स, लाइक बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें उन लोगों ने बहुत सी बात की है कि एक शादी को अच्छा बनाने का क्या तरीका है। तो उसमें बहुत से लोगों ने डिस्कशन, लाइक मैरिड लोगों ने बात की है कि आप अपने अपने ब्लैंकेट्स अलग रखें। हाँ, ब्लैंकेट्स अलग होने चाहिए, बेड अलग होने के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी, लाइक वो तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, हाँ, वो एक अलग एक बहस है। different हाँ, reason वो हर एक की अपनी चीज़ हो पर्सनल जाती है। चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपका ब्लैंकेट मैं ज़रूर पर्सनली अलग भी होना आई थिंक चाहिए। सो, मैं अपना बताऊं तो मेरे घर वालों को सबको पता है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरे लिए सर्दी कुछ भी नहीं है। मुझे सर्दी नहीं लगती, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है।
तो अगर मैं अपना पर्सनल सोचूं तो आई थिंक मुझे इस बारे में कभी जब भी शादी करने का फैसला करूंगी इस बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी बन जाएगा। ना भी डिस्कशन हो तो आपके दिल में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि मैं जब शादी करके जा रहा हूँ, ला रहा हूँ किसी को, या जा रहा हूँ व्हाटएवर, अब तो सब कुछ हो रहा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे अपने लिए या तो एडजस्टमेंट खुद करनी पड़ेंगी या दूसरे को करवानी पड़ेंगी। तो मेंटली अभी क्या हो रहा है कि लोग मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, वो बस रिलेशनशिप चाहते हैं कि हमें एक फ्रंट साइज रिलेशनशिप मिल जाए। पहले होता था लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप बताए थे कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं ज़्यादातर फैंटेसी में होती थी। आई थिंक मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि हम लोगों की, हमारी जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं इन सेंस ऑफ फैंटेसी। बिकॉज आप लोगों के पास या तो सिर्फ मूवीज़ होती थी या रिसाले वगैरह होते थे, हमारे पास सोशल मीडिया भी है, कुछ ऐसे मीडियाज़ भी हैं जो लाइक जैसे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, लोगों की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फिर यूट्यूब व्लॉग्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो एक्सपीरियंस सही है या नहीं हम लोगों को नहीं मालूम होता, बट जो चीज़ हम सुन लेते हैं ना, उस चीज़ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, एक चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी के लिए इस हद तक जा रहा है, सो वी ऑटोमेटिकली थिंक इन आवर माइंड के वाई नॉट अस, हमारे लिए भी कोई हद तक जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग जो एक किस्म से पॉजिटिव है। मैं पर्सनली सोचूं तो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव फैक्टर भी आ जाता है, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो दैट गेट्स वेरी मेसी। अच्छा, इसके लिए फिर मैं एक चीज़ आपको ना, एक है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी नॉलेज कह लें, एजुकेशन कह लें, इसको मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, बहरहाल ये इतना बढ़ गया है। हमारे जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इल्म भी हासिल कर रहे ना, तो इल्म हासिल करते हुए अपना जो ज़र्फ़ है उसको इंक्रीज़ करो। यानी मसलन एक शख्स का ज़र्फ़ ही नहीं है कि वो मास्टर्स करे, ठीक है, लेकिन वो मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया, 3, यानी हमारे यहाँ ज़र्फ़ का मसला है। पढ़ा डिग्री ले लेना या आप बहुत ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर, आपने नॉलेज लिया तो ज़र्फ़ है क्या बेसिकली, यानी आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो अपने अंदर। अब आप 75 रील्स एक दिन में 50, 60, 100, 1000 जितनी भी आपने देखनी है आप देख रहे हो। 100 रील्स में से आपका ज़र्फ़ क्या है, आप एक रील को एब्जॉर्ब कर सकते हो या आप 100 को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए लाइफ, अभी नहीं, वैसे कोई भी काम नहीं करता इसके ऊपर, लेकिन लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ज़र्फ़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली भी उतना वसी करो जितना आप इल्म ले रहे हो। यानी अगर आपका ज़र्फ़ छोटा है, आपका दिमाग छोटा है, तो आप जितना मर्ज़ी इल्म ले लो, जितनी मर्ज़ी नॉलेज ले लो, आप कुछ भी नहीं हो। आप यानी हमेशा उसे रॉन्ग पोजीशन में, यानी आप एक गिलास को जब फिल करते हो तो गिलास में जितनी गुंजाइश है उतना पानी आएगा ना, और बाकी क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो वो जब बाहर निकलेगा, ओवरफ्लो हो रहा है, वो हर जगह मैस करेगा। तो ये रियल लाइफ में भी यही है। आप जब ज़्यादा इल्म लेने की, यानी ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो ना, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, इतनी कंज्यूमेशन कर रहे हो कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। ये हमारा थर्ड सेगमेंट है, मदरहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडेंटिटी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन फिर भी मैं जो, ज़ाहिर है इनका भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने भांजा भांजी भतीजा भतीजी जो है वो पाले हैं और ज़ाहिर फ्यूचर में मदरहुड की तरफ जाना है, तो उससे रिगार्डिंग जो है मेरा ख्याल में सवाल बनते हैं। आपको क्या है आपकी सोच आगे चल के फ्यूचर में एज अ मदर, या क्या एक पेरेंटिंग को कैसे सोचते हो कि कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए, या पहले कैसी पेरेंटिंग थी, आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग थी, आप उससे कितनी सेटिस्फाइड हो, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों की पेरेंटिंग, या अपनी सोसाइटी में, सराउंडिंग में जो देख रही हो, और अपने लिए क्या देखती हो कि एज अ पेरेंट आप कैसी होंगी फ्यूचर में। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने बहुत सारी पेरेंटिंग्स देखी हैं, अपने लिए भी और लाइक अपने सिबलिंग्स की भी। तो मैं कहने में तो कह सकती हूँ कि मेरे पास पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लाइक मेरे पेरेंट्स ने किस तरह से मुझे ग्रो अप किया, मैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बड़ी हुई हूँ, मामा की तरफ से सबसे लाडली थी, सबका लाइक मेरी मदर ने इन सबको मारा हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं मारा हुआ। वैसे इस बात का ये लोग यकीन नहीं करते,
बट इन सब की शादियां हो चुकी थी उस टाइम तक, तो इन लोगों के लिए वो चीज़ थोड़ी सी अजीब सी रहती है। नहीं मुझे भी एक आध बार ही पड़ा, इतना नहीं। बाकी सबको ज्यादा पड़ा हुआ, बाकी सबको हाँ, बहुत बहुत। ज्यादा मार पड़ी है। कुछ हमारे बहन यानी भाई हैं, हमारे पेरेंट्स में ये था, फादर जरा लाइट थे, बहुत ज्यादा लाइट यानी थे, उनका बहुत ऊंची light थे। आवाज में बोल देना इनफ था, जो कि Yes. कैजुअली उनका बहुत बहुत रेयर होता बहुत था, रेयर होता था कि बहुत बाबा rare। ने कभी डांट दिया, हाँ। वरना बाबा बिल्कुल नहीं डांटते थे, मारना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, यानी अम्मी को कभी राजी करने के लिए उनका कुछ कह दिया तो और बात है, Yes. लेकिन जो मदर थी उनका शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट। बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, उनके डांट उनकी सुनी है, बहुत ज़्यादा सुनी है, लेकिन मार मैंने पर्सनली नहीं सुनी। तो अगर मैं अपना देखूं, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी पेरेंटिंग में बड़ा किया है। ऑब्वियसली डांट वगैरह भी पड़ती थी, बट मैंने काइंड ऑफ जिस चीज़ पे हाथ रख दिया, जिद से वो चीज़ ले ली थी। बाकी ये कि मेरे बहन भाइयों ने मुझे थोड़ा सा ज़रा स्पॉइल्ड ब्रेड बना स्पॉइल्ड ब्रेड, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने रोक के भी रखा कुछ चीज़ों में। लाइक जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो ऑब्वियसली एक हक भी रखते थे, आप हक भी रखते थे उस पे। तो उस सेंस में मुझे लाइक सिस्टर्स की तरफ से भी, भाई की तरफ से भी बहुत ज्यादा आपके लिए यानी एक माँ नहीं थी, काफी सारी यस, दैट वाज अ बैड थिंग फॉर मी, बिकॉज लोगों के पास एक माँ होती है, एक बाप होता है। लाइक नॉर्मली ऐसे ही होता है, और वो उसी से तंग होते हैं बहुत से लोग कि यार हमारे माँ बाप ये करते हैं। मेरे पास माशाल्लाह मेरी मदर को मिला के फिर ये 4 बड़ी बहनें थी, फिर एक बड़ा भाई था, तो मेरे लिए थोड़ा सा इस हिसाब से डिफिकल्ट था, और मुझे सबकी सुननी पड़ती थी। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटी थी सब बहन भाइयों से, लाइक जो मेरी लास्ट बहन है उससे मेरा 9 years का डिफरेंस है, तो मैं सबसे बहुत छोटी हूँ, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली सबकी सुननी भी पड़ती थी और उनकी कही हुई बात करनी भी पड़ती थी। उसके अलावा अगर मैं अपनी बहन भाइयों को एज अ मदर और फादर देखूँ तो सबका बहुत डिफरेंट है। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मेरी इससे जो बड़ी बहन है वो और सबसे बड़ी बहन जो है वो दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझ पे भी और बाकी बहन भाइयों पे भी स्ट्रिक्ट थी, और वो अपने बच्चों के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और इसके अलावा एक बहन जो है माशाल्लाह वो हमारी लाइक चिलेस्ट मॉम, द चिलेस्ट मॉम, लाइक कूलेस्ट मॉम जिसे आप कह सकते हैं। चिल होना बनता भी, बेटे उनके बेटे हैं 3 माशाल्लाह बेटे हैं, और एज अ लाइक बेटों की मदर होके मुझे लगता है वो चिल है, दैट इज अ वाव थिंग। नॉर्मली मैंने देखा है बेटों की जो माएँ होती हैं दे आर डिजास्टर, बट वो बहुत ज़्यादा चिल हैं। फिर ये हैं शी इज़ ओके, आई थिंक सो, बट या मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, about anything about my parenting ना, she's sitting just no, I'm not scared of your parenting, I'm not scared of you, but yeah मैं अगर पर्सनली देखूं आई थिंक कुछ एस्पेक्ट्स में मैं अच्छी मदर बन सकती हूँ इन अ वे कि मेरे पास बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से लोगों की गलतियाँ देखी, लाइक बड़े अपने बच्चों को बड़े करते हुए उन्होंने कैसा बिहेवियर रखा या क्या चीज़ें की, क्या गलतियाँ की, बट स्टिल आई थिंक ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि उस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स आई विल बी द बेस्ट मॉम। हाँ, शायद मदरहुड को उस तरह एंजॉय ना कर सको, बिकॉज मैंने माशाल्लाह मेरे सब भांजा भांजियों को, लाइक सबसे जो बड़ी है वो माशाल्लाह 16 years की है, तो आप देख रहे हैं मैंने बचपन से सबको बड़ा किया, लाइक थोड़ा किसी ना किसी को संभाला है। But when it comes to your child, every woman is different, you know. That's what I'm saying, because मुझे ऐसा लगता है I'll be the best mom, but when I go in future, obviously जब आपके सामने एक बच्चा होता है, आपको होता है this is yours, you have to do, like अभी मैं चाहूँ तो अपनी बहन को उनकी बेटी पकड़ा सकती हूँ, बेटा पकड़ा सकती हूँ, आप पकड़ो आपके बच्चे हैं, but when I become a mother, I will not be able to do that. Yeah, definitely. So was this something like you too? Like जब आपके लिए क्या था बच्चे जब आपके हुए, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द फीलिंग? अच्छा, मैं अपना बताऊँ, आई वाज अ पर्सन कि जिसे देख के बच्चे या तो डर के भाग जाते थे या बहुत इम्प्रेस होते थे। अभी मेरे मोहल्ले में जो बच्चे थे, मेरी फ्रेंड्स, किसी बहन के बच्चे, बहन की दोस्त के बच्चे आ जाते थे, तो दे आर रियली स्केयर्ड कि ये क्या हो गया। और वहीं पे एक ऐसे भी था मेरे साथ टाइम के बच्चों के साथ, मैं इतना यानी मैं एक इवेंट पे गई तो वहाँ पे मेरी जो दोस्त थी वो वेट कर रही थी ना, तो जब मैं आई तो थोड़ी देर बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, कहती मुझे बताएं आप क्या लेके आई हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहती ये बच्चे आपका, छोटे बच्चे यानी मेरे से एज में छोटे थे, तो उन्होंने कहा ये बच्चे आपका ऐसे जिक्र कर रहे थे, इस तरह आपका इंतज़ार कर रहे थे
कि जैसे शायद आप इनके लिए चॉकलेट्स और गुब्बारे लेके आ रही हैं ना। तो आई वाज लाइक अच्छा नहीं, ये इट्स काइंड ऑफ कि बच्चों से प्यार मुझे हमेशा रहा है, लगाव रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चे दूर ही रहे, दूर रह के प्यार वो वाला मेरा था। इन्हें गोद में बिठा लेना और कडलिंग, यानी ये चीज़ें मेरे से आपको तो बिल्कुल न्यू होगा। हाँ, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि मैं एक बहुत केयरिंग और बहुत मोहब्बत करने वाली माँ बनी, जो मेरे लिए सरप्राइज था। वो कहते हैं ना अपनी औलाद से इश्क होना। मैं यानी मेरे अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। माय गॉड, शी इज वेरी सेंसिटिव के अलावा मुझे लगता है फॉर मी आई थिंक शी इज टू मच सेंसिटिव फॉर हर किड्स, मेरे हिसाब से। मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर किसी से इश्क किया है ना खुदा के बाद, या तो मुझे लगता है मेरे बच्चे मेरा इश्क है। तो ये लाइन किसी ड्रामे में आनी चाहिए। नहीं रियलिटी में, यानी एक होता है ना, यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मोहब्बत को, इश्क को समझना है ना हकीकत में, तो मुझे लगता है आप माँ बनते हो तो शायद आप उसको समझ, तभी तो आपके पैरों के नीचे जन्नत भी आती है। यानी बाकी दुनिया की हर चीज़ पीछे रह जाती है जब आप माँ बनते हो। मोहब्बत, इश्क का वो लेवल ही अलग होता है। आपकी एसोसिएशन उस बच्चे से, हर वक्त उसका आपके साथ रहना, वो एक अटैचमेंट जो होती है, ग्रो करता है वो बच्चा आपके अंदर। तो वो जो एक माँ और औलाद का रिलेशनशिप है ना, वो बहुत खूबसूरत खुदा ने बनाया है। यानी अपने आप को समझाने के लिए मुझे लगता है खुदा ने औलाद और माँ का रिलेशनशिप, वाकई ये हकीकत है। यानी खुदा ने अगर ख़ुद को समझाना है तो उसने माँ बाप बना दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप वाकई एक सेंसिबल पर्सन हो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इससे बेहतरीन रिश्ता नहीं है कोई भी। चाहे वो मेरी माँ के साथ है या मेरा अपने बच्चों के साथ है, ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है मुझे लगता है दुनिया में। आपको क्या लगता है, आप प्रेशराइज होते हो वैसे अभी जब अपनी सराउंडिंग में देखती हो आपकी एज के लोग जो हैं मैरिड हो गए, ऐसा सब मैरिड नहीं है, ज़्यादातर लोगों की शादी हो गई है, तो प्रेशर फील करते हो? समटाइम्स यस, लाइक डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। प्रेशराइज फील करते हो या जेलस फील करते हो? नहीं, जेलस नहीं, मैं जेलस नहीं, या डिप्रेस हो जाते हो? ये तीनों चीज़ें सोचने वाली बात है। जेलस आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कुछ चीज़ें जब लाइक मैं डिस्कस करती हूँ, देखती हूँ, तो आई एम लाइक यार थैंक गॉड आई एम नॉट मैरिड। बट येस देयर इज़ अ प्रेशर, नो डाउट। मेरी एक दोस्त है, वो मैरिड है, और माशाल्लाह मेरी उससे जब भी बात होती है, मैं उसको जब भी किसी चीज़ के लिए मैसेज करती हूँ कि मेरी बात सुनो, उसका नेक्स्ट सवाल यही होता है, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारा रिश्ता हो गया है। लाइक शी इज़ वेटिंग फॉर मी टू गेट मैरिड। तो अगर देखा जाए तो कुछ प्रेशर है, एम्बैरेसमेंट होती है हर दफ़ा जब ये सवाल किया जाता है, जवाब नो हो तो। यस यू कैन से, लाइक इवन फैमिली की तरफ से, माई फैमिली मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, मेरी फैमिली, लाइक कम ऑन फाइंड समवन एंड स्टफ लाइक दैट। बट या थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, आई वोंट लाई, थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, यस। डू यू थिंक यू आर मिसअंडरस्टूड बाय दिस कि आप अभी तक सिंगल हो, बहुत ज़्यादा मगरूर हो इसलिए सिंगल हो, या कैपेबल नहीं हो टू हैव अ गुड बॉय? यस आई थिंक सो, कुछ हद तक आई गेट मिसअंडरस्टूड इन अ वे कि sometimes people say कि why are you not finding anyone? Like people think I'm doing that on purpose. And even if I reject someone, if अगर family की तरफ से या through someone कोई रिश्ता आता है and I reject that, so I get judged for that कि you should not do that, you should be considerate and things like that. Yes, I agree with that. I feel pressure, I feel misunderstood कि मैं अपनी चॉइस से सिंगल हूँ। लेकिन मुझे लगता है हर एक ऐसा नहीं होता ना कि बनी रास्ते में चल रहा है उसे लड़का मिले। Yes, that's the thing. मैं sometimes मेरी जो बहन है उनसे मेरे थोड़ा ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ, जब मुझे कहती है ना फाइंड समवन फॉर योरसेल्फ, तो मैं कहती हूँ मैं क्या रोड पे जाके खड़ी हो जाओ, आ जाओ, जिसने हमसे शादी करनी है कर लो। तो कुछ लोगों के लिए टाइम एक डिफिकल्ट चीज़ आई थिंक मेरे ख्याल से इसलिए ज़्यादा इशू है क्योंकि मेरी फैमिली में सबकी लव मैरिज हुई है और बहुत छोटी एज में लव मैरिज हुई है। तो मेरे लिए मैं ज़रा थोड़ी सी चूजी हूँ, इफ़ आई विल से, या मेरे हाइट स्टैंडर्ड है, ये भी कह सकते हैं आप। अच्छा, हर किसी को अप्रोच करना भी नहीं आता ना, हर कोई अप्रोच करने वाला भी, और स्पेशली आज के दौर में इट्स वेरी हार्ड, स्पेशली लिविंग इन यूरोप, इट गेट्स अ बिट मोर हार्डर। हाँ, क्योंकि यहाँ आपको ये भी प्रॉब्लम दे है, आर मोस्टली नॉन मुस्लिम्स, यस,
तो डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं, कैसे होंगे। अब अभी यहाँ आकर पता चल रहा है कि मुस्लिम्स की भी 1000 टाइप्स हैं भाई। यस, पहले ये भी नहीं पता हमें, पाकिस्तान में बहुत तो ये बहुत भी, सी हाँ। चीज़ें थी जो हमें नहीं अंदाज़ा था कि अच्छा ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर आपको कोई आपके टाइप का मुस्लिम मिल जाता है, फिर उसमें बहुत से इश्यूज होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, फैमिलीज से नहीं डिस्कशन हो पाती, और समटाइम्स आजकल बहुत ज़्यादा जो इश्यूज हैं, लोग मैरिड होते हैं ऑलरेडी और वो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। ये तो और बहुत ज़्यादा ये हॉरर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक है। और भी इशू हो गया कि लड़के यहाँ पर अलग रिलेशनशिप्स रख रहे हैं यस, एंड दे डोंट वांट देयर फैमिली टू बी इन्वॉल्व इन दीज लाइक उनकी बहुत से लोगों की ऐसे होते हैं जिनकी पाकिस्तान में शादी हुई होती है और दे ना आर भी कमिंग शादी हो हियर। स्टिल। यस, हाँ। लाइक कुछ ना कुछ होता है, दे नो के वी हैव टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान, ऑल्सो और वो दे स्टिल हैव रिलेशनशिप्स हियर, सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू बी ऑनेस्ट। इस दौर में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू गेट मैरिड, स्पेसिफिकली इन यूरोप। एनीवेज, हम बच्चों की बात कर रहे थे, पेरेंटिंग मदरहुड। यस, पेरेंटिंग की। डू यू थिंक कि आपकी शादी के आपके बच्चों के बाद आपका जो रिलेशनशिप है एज अ हस्बैंड वाइफ उसमें कोई चेंज आता है? ऑब्वियसली चेंज आता है। आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है एज अ मदर जो है, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ज़्यादा कनेक्ट होते हो बच्चे से, आपके कनेक्शन में फ़र्क आता है। फिर एक और बेसिक मसला ये होता है कि माँ की अटैचमेंट बच्चे से ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा क्लोज होती है, दूध पिलाना, खाना खिलाना, कपड़े, ये वो घर के काम भी हैं, तो एक डिस्टेंस आ जाता है हस्बैंड वाइफ में, डेफिनेटली आता है। और फिर बाज़ औक़ात हस्बैंड अंडरस्टैंड करते हैं, बाज़ औक़ात हस्बैंड अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, वो कंप्लेन करते हैं। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है एज अ मदर, क्योंकि आप बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि बाप से कनेक्ट नहीं कर रहे होते, बाप से भी कनेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन But वहाँ आपका तो time mother का होता है, आपकी जो yes. नेसेसिटी है वो हस्बैंड से ज़्यादा बच्चे को आपकी ज़रूरत है ना। यानी आपको कौन आपके किसको ज़्यादा नीड है आपकी, ये थोड़ा सा माँ के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चे को टाइम दे या बाप को दे, उसने दोनों चीज़ें करनी है, बैलेंस करना है। वहाँ आके थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं, नहीं कर पाती, फिर ट्रॉमाज होते हैं डिलीवरी के बाद, मेंटल इश्यूज बड़े हो जाते हैं ख़वातीन को। मैंने खुद, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ फैमिली नहीं है, माएँ रात को खुद उठ रही हैं, दूध पिला रही हैं, अरे हस्बैंड ने जॉब करनी, हस्बैंड भी नहीं इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर पाते, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ पे वो फैमिली सिस्टम तो है, जिनका फैमिली सिस्टम है वो तो फिर भी बेहतर होती हैं। लेकिन यहाँ आप सोचें कि आपने 9 मंथ की प्रेगनेंसी में खुद डॉक्टर के पास जा रही हैं, आप हस्बैंड के पास अक्सर बेशतर टाइम नहीं होता अपॉइंटमेंट पे जाने का, और उसके बाद आप हॉस्पिटल में जब डिलीवर करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकेले होते हो, क्योंकि यूरोप में, मुझे अमेरिका वगैरह का तो नहीं पता, लेकिन यूरोप में आपके पास बेजूखा टाइम होता है, विजिटर्स का टाइम तो होता है, लेकिन आपको लेकिन अलाउड आप नहीं होता, परमानेंट रहने का टाइम नहीं Yes. अलाउ है। शायद प्राइवेट सेक्टर में होता हो, लेकिन जो Public में है, उसमें पब्लिक में नहीं है। पब्लिक में कुछ और होते हैं, जैसे मेरे बच्चे पैदा हुए तो चंद घंटों के लिए इनके वालिद को आने की परमिशन थी, मेरे कज़न से वो आए थे मिलने के, 4 और 6 आवर्स होते हैं हार्डली। और कोविड में तो ये था कि मेरी बेटी की लॉकडाउन में हुई है लास्ट वाली, तो उसका तो ये था कि 1 हफ्ते के बाद बच्चों ने, वालिद ने देखा, उसके लिए फ़ोटोग्राफ तो मैंने भेज दी थी, लेकिन फिजिकली तो वो सब कुछ, लॉकडाउन था तो मैं हॉस्पिटल में बंद थी और ना बच्ची को अलाउ था कहीं बाहर निकलना, और मुझे कहा था एक ही दफ़ा आप जाएंगी जब भी जाएंगी। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जब मैं डिस्चार्ज हुई, 4-5 दिन के बाद, तो फिर बच्चे को वो देख सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती मेंटली। बहुत सी ख़वातीन का मेंटल ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पर होते हुए देखा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। फिर अवेयरनेस हमारे पाकिस्तानी मर्दों को नहीं थी, अब का तो शायद मैं जब किसी यंग मदर से मिलूँगी तो मैं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे सिचुएशन। यहाँ पे रहने वाली ख़वातीन जो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं उनका ट्रॉमा अलग होता है। आप बेशक जितनी मर्ज़ी कह दो कि यहाँ अच्छा स्टाइल है, लाइफस्टाइल अच्छा है, आप सोचो कि एक हस्बैंड यहाँ पे जो यूजुअल लाइफ जो लोगों का टाइम है, वो सुबह 8-9 बजे वो काम पे जाते हैं और 5-6 बजे वापस 5-6 बजे आ रहे हैं, जिनकी अच्छी जॉब्स हैं, जिनकी अच्छी जॉब्स नहीं है, जो तो 2-2 बहुत 3-3, टाइम तक, yes. और सबकी अच्छी जॉब नहीं है, शायद 10 या 15% पाकिस्तानी है जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, Like जो ज़्यादा टाइम से रह रहा है, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनकी अच्छी हाँ, फिर भी उन्हें कोई ना कोई मसरूफियत होती है, उनकी दोस्त यार की मसरूफियत। 8 बजे से शौहर जाते हैं, रात 11-12 बजे वापस आते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल टाइम है, जो जॉब कर रहे हैं, 2-2 जॉब्स कर रहे हैं,
उन्हें ज़रा पाकिस्तान भी पैसे भेजने हैं, फैमिली यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, घर का किराया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एक जॉब से नहीं गुजारा होता, 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे एक औरत के लिए सर्वाइव करना जो सारा दिन घर में है। फिर अभी अच्छी चीज़ें हो रही है जो मैं यहाँ अभी की देख रही हूँ, ख़वातीन निकल रही हैं घर से, वो गाड़ी चला रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रही हैं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है ख़वातीन जब यूरोप आती हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूके में तो होता है इंग्लिश बोलती हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करें, एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लें, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स हैं। अगर आप मेंटली खुद को एक रिलैक्स्ड खातून के तौर पे आगे ग्रूम करना चाह रहे हो, क्योंकि आप अगर अर्ली एज में, आप बहुत यंग एज में बूढ़ी हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगी और वो एक बहुत डिज़ास्टर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हमें होते हैं इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक और चीज़ भी है, अगर हम रिलेशंस को देखें हस्बैंड वाइफ के आफ्टर चिल्ड्रन, तो एक और चीज़ भी होती है कि हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती बच्चों की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती प्रॉपर। हम लोगों ने आपकी बट आपकी बेटी भी फर्स्ट बेटी जो है वो नहीं, शी वाज प्लान्ड। नो, आई एम नॉट सेइंग इन दैट वे प्लान्ड, लाइक आप, मुझे ऐसा फील होता है अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जब हमें मालूम होता है कि बच्चों के बाद इट चेंजेस, सो आई थिंक 20 इयर्स की एज में पता नहीं था ना। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं अपना लाइक एक वो बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि आई थिंक सो कि वी हैव टू प्लान एंड स्पेंड सम टाइम बच्चों से पहले एज हस्बैंड वाइफ rather than becoming directly mother and father. हाँ, ये तो मैं आजकल की जनरेशन को खास तौर पे, क्योंकि हमारी जनरेशन फिर भी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्ट लेके चलने वाली जनरेशन थी। मुझे लगता है आज की जनरेशन को सबसे पहले जो काम करना चाहिए इस चीज़ पे कि हमें जब तक हम श्योर नहीं है बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। आई थिंक तो शादी के बारे में यही चीज़ है, जब तक आप श्योर नहीं हो यू डोंट नीड टू गेट। अच्छा, शादी तो खैर अब बहुत आम हो गया ना, डिवोर्सेस हो जाती हैं अब तो, बहुत मूव ऑन करना बड़ा आसान है। अच्छा, अब बच्चे ना क्यों नहीं इतने अर्ली होने चाहिए, उसकी मैं रीज़न आपको दूंगी। आपके लिए एक तो या तो हो ना कि आपकी शादी हो रही 20-21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में, तब तो आप 2-3 साल प्लान कर सकते हो। लेकिन एक लड़का लड़की जो शादी 35-40 साल की उम्र में कर रहे हैं, हाउ दे आर गोइंग टू प्लान आफ्टर 2 or 3 years or 5 years? ये भी तो एक इशू है ना। बट वी नीड टू वर्क ऑन दिस बिकॉज वही चीज़ हो जाती है ना, आप बच्चे प्लान नहीं करोगे, यू वोंट हैव अ रिलेशनशिप, आपको बच्चे हो जाएंगे, आप यू विल स्टे द मदर एंड फादर। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे बताओ 35, 36, 40 के बाद अभी तो 20 इश्यूज होते हैं ना, डाइवोर्सेस, 28 इयर्स की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनकी अनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं ना। तो 40 इयर्स के बाद या 30 इयर्स में लड़की शादी करेगी और वो 3 साल 2 साल कहती है कि मैंने अभी वेट करना है, मैं बच्चे नहीं करना चाहिए, हस्बैंड भी कहता है, तो 2-3 साल के बाद फिर उसे IVF और बहुत एक्सपेंसिव उस पर जाना पड़ेगा चीज़ों पर। ये भी एक बेसिक नीड है ना बच्चे होना। आई थिंक आप एक्सपेंस फिर भी आप कर लोगे, बट एक रिलेशनशिप पूरा ख़राब होना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट गेट्स मोर वर्स। आप शायद हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आप 40 साल से आपको यंग एज से ही ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है आपको भी शादी नहीं करनी, तो आपको हर चीज़ सोच के ये फैसला करना चाहिए कि आपको भी शादी नहीं करनी। देखो, ये अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि जब मैं रिटायरमेंट की एज पे जाऊंगी तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, मेरे लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आपको ये भी माइंड में रखना है कि आप जब रिटायर हो रहे हैं, जिसकी शादी हुई 35-38 में, उसकी यानी बच्चा होते होते 40 इयर्स, ठीक है, तो उसका बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो ही विल बी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, 63-67, ये रिटायरमेंट की एज है ना। तो आप मुझे बताएं कि वो बंदा जब रिटायर हो रहा है तो उसके बच्चे की भी यानी ही इज़ टू यंग, ही इज़ ऑन अपने खुद अपना सब कुछ कर रहा है ना। अब उसके लिए कितनी डिफिकल्टीज होंगी। बट एक और चीज़ भी है ना, जो लोग लेट शादी कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर करियर, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नहीं, तो शादी अगर अर्ली कर रहे हैं उनका करियर नहीं बना। मोस्ट ऑफ द टाइम नो, मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड्स का तो बन जाता है ना। चले वाइफ के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अब करियर बनाना इज गेटिंग मोर डिफिकल्ट। लड़का और लड़कियों को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि अगर वो यंग एज में शादी कर लेते हैं, जो हमें इनकरेज करना चाहिए, इस्लामिकली भी अच्छी चीज़ है और सोसाइटी के लिए बहुत सी
बुराइयों से बच सकते हैं यंगस्टर, कि अर्ली एज में उनको ग्रूम किया जाए कि बेटा आपने जब शादी करनी है, शादी के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को ग्रूम करना है फाइनेंशियली, Yes, I agree. ठीक है, इस चीज़ पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें जी But आप that is the problem ना, हमारे यहाँ अभी इस चीज़ पे काम ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन है इंक्लूडिंग मी, वी थिंक शादी लेट करना इज अ बेटर ऑप्शन देन रिग्रेटिंग कि हम हाँ, ये क्योंकि नहीं कर हमारे पाए. यहाँ फोर्स किया करते हैं Yes, जी अगर yes. 20-25 साल की उम्र में आपकी शादी है तो प्लीज हैव चिल्ड्रन एज सून एज पॉसिबल. दैट इज द इशू. आप शादी कर लेते हो अर्ली, आप ये भी सोच लेते हो. इवन बहुत से ऐसे लोग हैं, एक पाकिस्तानी केस था जो यंग बच्चे थे जिनकी शादी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए थे. उन्होंने कहा था हम पढ़ाई करेंगे, हम अपने आप को ग्रो करेंगे, बट लाइक विद इन मंथ्स आफ्टर देयर मैरिज दे हैड अ चाइल्ड. हाउ आर यू गोइंग टू ग्रो योरसेल्फ? आप जो मर्जी बोल रहे, ग्रो यू हैव करने वाले करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप देखो हमारे घर में सब बहनों ने मास्टर्स किए Yes, शादी और बच्चों के बट बाद. मैंने वो चीज़ देखी है, मेरे लिए वो हॉरिबल चीज़ है कि मेरे हाँ वो हार्ड था. मेरे देखो, बहनों ने शादी के बाद लाइक Struggle जॉब्स की. भी की हैं, पढ़ाई भी की है, बच्चे भी संभाले हैं. सो मैं अगर अपने आप को इस सिचुएशन में रख के सोचूंगी तो आई विल नेवर प्रेफर दैट थिंग. मैं प्रेफर करूंगी मैं पहले खुद को सेटल कर दूं एटलीस्ट, ताकि जब मैं शादी हो अपने बच्चों को फुली टाइम दे सकूं या एक चीज़ पे फोकस रह सकूं, बिकॉज इट गेट्स वेरी हॉरिबल. अच्छा ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन. अगर आपको लगता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप देखो दो फैक्टर्स होते हैं. एक होता है आपके अपनी पर्सनल ओपिनियन का, एक इस्लामिकली भी होता है, रिलीजियस के तौर पे भी होता है. तो इन दोनों फैक्टर्स को डिपेंड करता है कि आपके लिए अहम क्या है. ठीक है, अगर आप सोचते हो इस चीज़ को तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर आपको हर पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए. यानी किसी एक चीज़ को लेके आप डिसीजन नहीं ले सकते. लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी आजकल कपल्स को एटलीस्ट 1 to 2 years दें. यस, उसके लाइक बाद सम टाइम, नॉट लाइक जरूरी नहीं आप बहुत लंबा टाइम दें, बट हाँ अगर शादी के देखिए शादी एक तो होता है ना बाद वक्त मंगनी और निकाह के बाद आपको Yes. 2-3 years होते हैं. अगर उसके आपने बावजूद भी उसके बावजूद भी आप साथ नहीं रहते, दैट आल्सो चेंजेस. जब आप साथ नहीं रहते उसमें और साथ ना रहने में और ना रहने में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं. बहुत फर्क होता है. तो आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन दैट. इसी के साथ हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें लेसन्स, रिग्रेट्स और कुछ एडवाइजेस जो हम अभी भी आपसे ले रहे थे और मज़ीद लेंगे स्पेसिफिक कोई एडवाइजेस. सबसे पहले तो आई आस्क कि आप अपनी बहन को, मुझे और आपकी बेटियों को क्या एडवाइस देंगी अबाउट मैरिज, अबाउट रिलेशंस, लाइक कोई ऐसी एडवाइस जो दे लाइक फॉर श्योर नीड टू नो, whether it's choosing partner after marriage, before marriage, something like that. अच्छा एक तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज है जब वो क्रॉस होगी तो आप जो हो वो ब्लास्ट कर सकते हो इमोशनली, फिजिकली. ठीक है, हमारे यहाँ ये नहीं बताया जाता बेटियों को, बिल्कुल भी नहीं बेटियों को बहनों को बताया जाता कि बेटा देखो आपकी मेंटल स्टेट जब आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओ ना तो फिर उस रिलेशनशिप में कुछ बचता नहीं है. ठीक है, अगर सिर्फ आप हो जो अपना इनपुट देते जा रहे, ऐसा नहीं होता कि दूसरी साइड से इनपुट नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि दो अलग अलग लोग जब एक ही जगह बैठते हैं तो वो पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव हो रहे होते हैं एक दूसरे के लिए ना. तो उस चीज़ की एक लिमिट बच्चों को समझानी चाहिए कि बेटा ये रिलेशनशिप्स हैं और इस रिलेशनशिप में ये एक लिमिट होती है. ये लिमिट जब क्रॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल फिजिकल अब्यूज़ जब हो जाए, वर्बल अब्यूज़ जब हो जाए, फाइनेंशियल अब्यूज़ जब हो जाए, तो आपको पहले स्टेज में ही उसको शट अप कॉल देनी चाहिए. ठीक है, पहली शट अप कॉल दो, सेकंड दो, थर्ड शट अप कॉल पे ख़त्म कर दो. यानी अगर थर्ड शट अप कॉल के बाद भी आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर जो है, चाहे वो फियांसी है, चाहे वो निकाह किया हुआ है, चाहे शादी हुई है, जिस तरह का भी रिलेशनशिप है, थर्ड शट अप कॉल के बाद आपको उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है. चाहे सामने वाला पाँव पकड़े, मिन्नत करे, कुछ भी करे, क्योंकि एक 3 से ज़्यादा चांस किसी को नहीं मिलने चाहिए. मैं मतलब दो भी नहीं मिलने चाहिए. आई थिंक अब्यूज पे तो एक भी नहीं मिलना चाहिए. मैं अब्यूज से फिजिकल नहीं होती ना, इवन इमोशनली अब्यूज पे भी आपको नहीं चांस. इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, तीनों अब्यूजेस जो है उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. यानी आपको चांस देना चाहिए. बाज़ वक़्त ऐसा होता है अंडरस्टैंडिंग में भी इशू हो जाता है ना, तो आप एक ओपन हार्ट से आप जो है वो एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा चांस दो. उसके बाद आप जो बेनिफिट ऑफ डाउट है तीसरी दफ़ा के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए. अगर कुछ समझ रहा है कि जी तीसरे चांस के बाद भी कोई बात नहीं, कोई, क्योंकि एक लेवल आता है कि
आपको लग रहा होता है हम इस रिलेशनशिप को चांस दे रहे हैं, बेसिकली आप अपने आप को तोड़ रहे होते हो, आप अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हो। और जब आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है तब आपको रियलाइज़ होता है व्हाट हैव आई डन। तो मेरी सजेशन यही है, सबको एडवाइस भी यही है कि हर रिलेशनशिप को चांस ज़रूर दो, लेकिन एक लिमिट सेट करके दो। और किसी भी किस्म की अब्यूज़, बार बार फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ हो आप फाइनेंशियल इग्नोर, नहीं, फाइनेंशियल अब्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हस्बैंड क्यों रखते हो? अगर आपका हस्बैंड आपको फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर सकता तो इट्स एन अब्यूज़। तो वो मेरे ख्याल में वहाँ पर रिलेशनशिप आपको ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे मंगनी हो, चाहे निकाह हो, चाहे शादी हो। नेवर गिव अ थर्ड थॉट कि नहीं भी अब हो सकता है चांस, देयर इज़ नो चांस। आप क्या एज अ न्यू जनरेशन आप क्या सजेशन करोगी? आपके जहन में क्या है कि आप क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी क्या होगी इस टॉपिक के बारे में? आई थिंक एज अ न्यू जनरेशन हम लोगों का एक ऐसा दौर है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया में मौजूद हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस लड़कों की भी लड़कियों की भी बेतहाशा हो जाती हैं, कुछ हद से ही गुजर जाती हैं एक्सपेक्टेशंस। फिर रिलेशनशिप्स में अब्यूज़ या रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आई थिंक हम सबको एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पार्टनर्स जो भी आपके होंगे, हमें मिलकर शायद इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और आई थिंक शादी को, रिलेशनशिप्स को हमें हवा नहीं समझना चाहिए, लाइक उनसे डरना नहीं चाहिए, बट ये कि उसके लिए रेडी रहना चाहिए। बट डू यू हैव योर बाउंड्रीज? आपने अपने लिमिट्स और बाउंड्री सेट किए हैं कि आपकी अपने? यस, आई थिंक आई हैव। आर यू श्योर? यस, दैट्स वेरी आई गुड, थिंक सो, वेरी गुड। बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर इफ़ आई थिंक अबाउट मी, like 5 years before, especially when I was in Pakistan, I had a very different mentality. I used to be called कि मुझे मेरे दोस्त, जानने वाले बहुत लोग कहते थे तुम बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हो, लाइक तुम लाइक मैं पर्सनली ऐसी थी, अगर 5 कप चाय बनी है फॉर एग्जांपल और पीने वाला 6th पर्सन आ गया, तो मैं अपनी चाय जो हूँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँगी। चाय समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, बट स्टिल आई वॉज सो मच कॉम्प्रोमाइजिंग। बट राइट नाउ आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पर्सनली, बहुत सी चीज़ों को देख के। तो आप चाय नहीं देती हैं? अब मैं चाय अपनी किसी को नहीं दूंगी। आई विल मेक न्यू चाय फॉर दैट पर्सन, बट जो मेरी चीज़ है आई विल कीप इट विद मी। यू डिजर्व, ऑब्वियसली जो सामने वाला बंदा आ रहा है दैट डिजर्व, वो बंदा भी डिजर्व करता है चाय, बट आई विल मेक न्यू चाय फॉर हिम। तुम वेट करो, मैं अपनी चाय पी लूँ, फिर तुम्हें चाय दे दूंगी। सो आई थिंक ये बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी रिलेशनशिप में, नॉट जस्ट मैरिज, किसी भी रिलेशनशिप में आपको लुट नहीं जाना चाहिए, मर नहीं जाना चाहिए। आपको कुछ सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि यू आर ऑल्सो समवन। उसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बाउंड्री सेट करें, अपने आपको मेक श्योर करें कि ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। चाहे 10 साल शादी को हो जाए, 20 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, चाहे 25 साल बाद कोई आपके साथ बाउंड्री जो है आपकी वो क्रॉस कर रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है। नेवर एवर लेट एनीवन क्रॉस द बाउंड्री। अपनी लिमिट्स बनाएं हर रिलेशनशिप के लिए। मेरा हमें यही एडवाइस है, चाहे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें ये बहुत ज़रूरी हो गया अब। आई थिंक यस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। खैर, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा आज ये सारी डिस्कशंस करके। बहुत ओपनली डिस्कशंस की हैं आज हमने, बहनों के तौर पे भी और होस्ट्स के तौर पे भी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम एक ही पॉडकास्ट में, जो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। आई होपफुली आई थिंक आई ट्राई टू मेक अनदर पॉडकास्ट इंक्लूडिंग सम टॉपिक्स जो मैं नहीं इंक्लूड कर पाई हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में अभी भी सवाल मौजूद हैं और जिनके जवाब मैं लेना चाहती हूँ। बट होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।